हेलो एंड वेलकम टू ऑल सभी फ्रेंड्स को सुजीत सर का हार्दिक अभिनंदन। सुजीत सर का हार्दिक स्वागत करते हैं आप सबको अपनी क्लास में। हाउ आर यू गाइस? एवरीथिंग फाइन, आई होप सो कि आप बेटर कर रहे होंगे, अच्छे से लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर भी कर रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दिव्य संकल्प IAS को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और साइंस के प्रति अपना जो डर है, अपना जो फोबिया है उसको ख़त्म करें, क्योंकि जो हम यहाँ टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस GS प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं। और जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, मानव रोग, बहुत से एग्जाम में आता है ये, और इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो प्रयास है कि आपको जो भी PCS के एग्जाम, BPSC लेवल या दूसरे जो एग्जाम्स आप देने वाले हैं, उसमें जो साइंस पार्ट है उसमें आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आप मच बेटर कर पाए। अपने प्रयासों को आप एकाग्रचित्त भाव से करते रहें और नेचुरली आपको एक दिन ये सभी प्रयास के बाद सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जुड़ा हुआ है। और पिछली क्लास में आपको गाइस याद होगा हमने जो डिस्कस किया था, इट वाज अ बैक्टीरियल डिजीज। मानव रोगों के अंदर हमने जीवाणु जनित रोगों के विषय में समझा था, और जीवाणु जनित रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया और सब चीजें आपको समझ आ गई। जो जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हमने डिस्कस किया। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है विषाणु जनित रोगों के बारे में। विषाणु जनित रोगों के विषय में अगर हम जब शुरू करते हैं तो पहला जो कंसेप्ट रहेगा विषाणु जनित रोगों में वो है विषाणु जनित रोगों के अंतर्गत तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषाणु जनित रोगों में, जनित रोग विच इज वायरल डिजीज, वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक का एक पार्ट है, हेल्थ एंड डिजीज, दैट इज मानव रोग। तो मानव रोग हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत। और जो पहला जो हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल डिजीज से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह विषाणु जनित रोगों के बारे में। और विषाणु जनित रोगों को जानने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि विषाणु है क्या, क्योंकि बहुत बार हम कह देते हैं यार विषाणु का रोग है, यानी ये विषाणु कोविड का विषाणु आ गया, ठीक है, या हमें इन्फ्लुएंजा का विषाणु हो गया। तो दैट मीन्स विषाणु एक्चुअली में है क्या, क्योंकि एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आता है कि एक विषाणु के बारे में या वायरस के बारे में कि क्या होते हैं। तो पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए। देखिए जो वायरस होते हैं इसके बारे में अगर हम देखें, इसकी जो डिस्कवरी पैटर्न है, इसकी जो डिस्कवरी की बात करें डिस्कवरी यानी खोज की बात करें तो इसकी खोज के लिए हम बात करेंगे आइवान वॉस्की नाम के वैज्ञानिक के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज के लिए आइवान वॉस्की नाम का व्यक्ति है जिसने इसका आइडिया दिया था। और फर्स्ट वायरस जो फर्स्ट वायरस था, पहला विषाणु जो खोज में आया था, इट वॉज TMV। TMV stands for tobacco mosaic virus, right? तो this is tobacco mosaic virus। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, पहला विषाणु जिसका आइडिया मिला था, और इट वाज डिस्कवर्ड इन टोबैको लीव्स, यानी इसकी जो खोज हुई थी ये टोबैको लीव्स के अंदर, यानी तंबाकू की पत्तियां जो थी उसके अंदर इसको देखा गया। तो तंबाकू की पत्तियां जो है वो खराब हो रही थी। जब उसकी जांच की गई तो इसको आइसोलेट करके देखा गया वायरस को, इसका तंबाकू की पत्तियां जो खराब हो रही है इस वायरस के कारण हो रही है। तो एक आइडिया यहां पर मिला। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो जनरेट होता है वह है वायरस के बारे में कि जो विषाणु होते हैं इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल,
इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी गाइस, यानी अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वह है डीएनए और आरएनए है। दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। डू रिमेंबर, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के अंदर, तो वायरस हैव अ जेनेटिक मटेरियल आइदर इट्स डीएनए और इट्स आरएनए। ठीक है, बोथ ऑफ द न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम वायरस। ठीक है, सो डू रिमेंबर वन थिंग कि इसमें दोनों में से एक होगा। अब आप देखें, जो वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, सच वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वायरस, ठीक है, यानी जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी विषाणु है ये, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जिन वायरस के अंदर डीएनए नाम का मटेरियल होगा, अनुवांशिक पदार्थ होगा, तो उनको हम बैक्टीरियोफाज वायरस या जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। फास्ट का मतलब होता है खाना। और इसी प्रकार से जिनमें आरएनए, आरएनए मींस राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आप सब जानते हैं इसका फुल फॉर्म, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो अब जिनके अंदर आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, सच वायरस आर नोन एज अ रिट्रोवायरस। इनको हम रिट्रो विषाणु के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड रिट्रोवायरस। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको दिया जाता है रिट्रोवायरस के बारे में। अब रिट्रोवायरस में अगर आप देखें तो रिट्रोवायरस के लिए एग्जाम्पल, और ये जो होते हैं आरएनए वायरस होते हैं, बहुत खतरनाक वायरस होते हैं। और जैसे आपका जो कोविड का वायरस था, कोविड-19 का, वो भी एग्जाम्पल है इसका। एचआईवी यानी एड्स का जो वायरस है वो भी रिट्रोवायरस का ही टाइप है। तो रिट्रोवायरस होते हैं काफी इन्फेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले वायरस होते हैं। ठीक है, तो अधिकतर बीमारियों का जो कॉज है वो यही वायरस होते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो है वायरस में कि ये जो वायरस या विषाणु होते हैं ये किस प्रकार के जीव है, यानी कि ये जीव है या निर्जीव है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीव या निर्जीव क्या होते हैं। जनरली आप देखें, ना तो ये जीव है ना ही निर्जीव है। तो वायरस दे आर प्लेस्ड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ, एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड डेड। यानी विषाणु जो है ये सीमा रेखा पर पाए जाते हैं, यानी सजीव तथा निर्जीव की सीमा रेखा पर, सजीव तथा निर्जीव की सीमा रेखा पर पाए जाने वाले वायरस है। तो नाइदर दे आर लिविंग नॉट दे आर डेड, बिकॉज वेन एवर दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देन इट बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग मटीरियल। तो यानी जब ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं तो एक नॉन लिविंग बिहेवियर होता है, इनके अंदर कोई भी जीवित का गुण नहीं होता। जीवित के गुण आप सब जानते हैं, जैसे पाचन करना या मूवमेंट करना या फिर आपने रेस्पिरेशन करना, ठीक है, ऐसे, या प्रजनन करना, इसमें से कोई भी गुण इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, वेन एवर दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, बट इफ ड्यू टू एनी कॉज इफ दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, देन इट बिकम्स एक्टिव and behaves like a living organism, then it has the features of all the living beings। यानी अगर ये किसी तरीके से अगर मानव शरीर में प्रवेश या किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करते, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, देन उसके बाद ये एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद अपने सभी गुणों को शो करना शुरू कर देंगे। यानी कि जैसे किसी सजीव के गुण होते हैं, मूवमेंट करना, प्रजनन करना, भोजन करना या शोषण करना, एवरी जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं लिविंग के, वो सभी गुण इसमें आ जाएंगे। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यानी जब तक बॉडी से बाहर है तब तक नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर आ गए तो लिविंग। सो दैट इज द रीजन आपने देखा हो, जब कोविड की हम बात करते हैं तो हम कहते थे कि सरफेस को टच नहीं करना है। आपने अगर सरफेस को टच किया है तो आपको बार बार हैंड वॉश करना चाहिए और अपना कुछ भी कंज्यूम करने से पहले हैंड वॉश करो। ये एक अच्छी आदत है, ये खाली कोविड में नहीं था, ये हमें शुरू से ही इस बिहेवियर को अपनाना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है, तो इसको एसओपी के अंदर मत लीजिए कि आपको सिर्फ कोविड में ही यूज करना है, ऐसा नहीं है। आपको जब भी मौका मिले, इफ यू वांट टू कंज्यूम समथिंग, यू शुड वॉश योर हैंड प्रॉपरली, ठीक है, आइदर हैंड सैनिटाइजर और आइदर विद सोप,
तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, ठीक है, जो कि लेना चाहिए हम सबको, ठीक है। तो ये नहीं अब सोचे कि कोविड खत्म हो गया तो जैसे ऐसे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस होता है, ये वायरस हर जगह प्रेजेंट है। और कोविड में सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वायरस जो हाईली म्यूटेंट कंसेप्ट का है, ये अपना म्यूटेशन बहुत जल्दी करता है, इसका जो जीनोम है वो जल्दी म्यूटेट करता है। तो अपने रूप परिवर्तन करते रहने के कारण ही आपको जो मेडिसिन है उसमें दिक्कत करता था ये। तो इसलिए इसके जीनोम सीक्वेंस को देखा गया, इसको जांच की गई, उसके मुताबिक आपको पता है कोविड की वैक्सीन भी बनी है। तो कहने का मुद्दा ये है कि आप ये मत लाइटली लीजिएगा कि कोविड अब चला गया तो अब नहीं, क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस हो बार बार जो रूप चेंज जैसे होता है बहुरूपिया टाइप का, तो बार बार आपको म्यूटेंट करता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर कुछ भी कंज्यूम करना है तो पहले आपने प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ कंज्यूम करना चाहिए। तो ये जो वायरस है ये किसी भी सरफेस पर हो सकता है, हमारे हाथों में है, हमारी पूरी बॉडी सरफेस पर होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये ओरल रूट के द्वारा हमारी बॉडी में जा सकता है, ठीक है। कई बार पेरेंट्स की आदत होती है जो ऑफिस से आते हैं बिना हैंड वॉश धोए कुछ भी किए और आके बच्चों से मिलने शुरू हो जाते हैं या बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं बिना अपने हाथ या अपने बात लिए हुए, ऐसा करते हैं। तो लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अपने साथ जब वो बाहर से आते हैं तो बहुत सारे जर्म्स यानी माइक्रोब्स को भी लेकर आए हैं। तो ऐसे केसेस में जो छोटा बेबी है या जिसके साथ वो पेरेंट्स बहुत अफेक्शन कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को रोग दे सकते हैं। तो इसलिए उनको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो बाहर से आए तो कम से कम भी एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करें, बहुत ही आवश्यक है ये। उसके बाद अब आप देखें, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सजीव तथा निर्जीव की सीमा रेखा पर एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि जो वायरस है ये किस प्रकार का है, दैट मींस इसमें कैसी कोशिका है, यानी कि ससीम केंद्रीय कोशिका है, असीम केंद्रीय कोशिका यानी यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है, लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ये जो वायरस है ये अकोशिकीय है, अकोशिकीय यानी असेलुलर, ना तो ये प्रोकैरियोट्स है ना ही यूकैरियोट्स है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स जिसको हम बोलते हैं दे आर द लिविंग बींग्स, यानी कि वो सजीव गुण होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट्स। सो बैक्टीरिया अगर प्रोकैरियोट्स है तो उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का प्रॉब्लम है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। तो यही उसका इशू, लेकिन उसका प्रॉपर सेल बना हुआ है। बट यहां पर अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस जो है इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है, तो ये असेलुलर होगा। लेकिन इसका जो ऊपर जो मटेरियल है वो कैप्सूल कहलाता है, ठीक है, वो कैप्सूल मटेरियल है। और कैप्सूल जो मटेरियल है उसके अंदर वो जो प्रोटीन्स का बना हुआ कोर टाइप का होता है, तो वो एक अलग कंसेप्ट, यानी कि जिसमें कोई सेल वॉल नहीं है कुल मिलाकर, सर कैप्सूल पाया जाता है इसके अंदर। दूसरी बात, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो मिलता है या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा, ठीक है। ये दो चीजें इसके साथ जुड़ती हैं वायरस के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहां पे आप चीज को ध्यान से समझना है इसको। इसके बाद हमने इसको अकोशिकीय भी समझा। इसके बाद ये वायरस के जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट चीजें जो थी हमने इसमें डिस्कस की। और हमेशा आके वायरस हमेशा जो थे इन्फेक्टिव होते हैं, यानी ये बीमारी कॉजिंग डिजीज, ये डिजीज करने वाले होते हैं। यानी वायरस कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ह्यूमन के लिए वी कैन से दैट इसको सपोर्ट करता हो या उसके लिए फायदेमंद हो, ऐसा वायरस नहीं है। वायरस सिर्फ नुकसान करते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो थे वो फायदा भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग भी होते हैं और ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के लिए भी हम वायरस को बैक्टीरिया को यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया दोनों ही केसेस में आते हैं, ठीक है, लेकिन वायरस जो है इस तरह हार्मफुल इफेक्ट इसके होते हैं। तो यहां पे हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया। अब हम आते हैं कुछ ऐसे कॉमन डिजीज पर जो कि वायरस के द्वारा होने वाली है। विषाणु जनित कुछ ऐसे रोगों को हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले शुरू करते हैं विषाणु जनित रोगों में। विषाणु जनित रोगों में सबसे पहले वायरस यानी कि वायरल डिजीज, वायरल डिजीज विच इज विषाणु जनित रोग। तो गाइस, विषाणु जनित रोगों में अगर हम इसको देखें, विषाणु जनित रोगों में तो इनके कुछ कॉमन डिजीज जो कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक याद करने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक आपको बताते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं, रेखा हमें
हिट करके पोएचे, आप इसको पीछे को पोएचे कर सकते हैं, छोड़ गई। ये एक स्टेटमेंट है शॉर्टकट टेक्निक के लिए, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब जैसे इसमें आप देखें जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज इसमें आ जाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चले रेखा का जो र है दैट इज, तो रे से हम रेबीज मान के चलते हैं, ठीक है, रेबीज हो गया। ऐसे ही ख की बात करें तो खसरा, ख से खसरा जिसको हम मीजल्स भी कह सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें ह से जो है हर्पिस, ये भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, ठीक है, जिसके अंदर स्किन इन्फेक्टेड हो जाती है हमारी, ठीक है। ऐसे ही म से मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस। ऐसे ही अगर हम देखें हिट, ठीक है, तो हेपेटाइटिस हम इसको मान के चलते हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। ट से ट्रैकोमा, ट से ट्रैकोमा। ओके, देन ये जो करके है वर्ड, ये इसको आप साइलेंट माने, इसका कुछ नहीं है, इसका ये साइलेंट होगा, इसको आपने यूज नहीं करना है। बाकी पोइचे से अगर हम मान के चलें, जो पोइचे वर्ड है, पो से पोलियो, प से पोलियो, देन ए से एड्स, ओके, और च से चेचक, विच इज राइट। देन छ से छोटी माता, देन ड से डेंगू, ग से गलसोंध, इसमें गला जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। और ए से इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा। ये अब आप देखें ये सारी जो डिजीज हैं ये कॉमन डिजीज हैं, और ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, वायरल डिजीज हैं, विषाणु जनित रोग हैं, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको ये देखना है कि विषाणु जनित रोग कैसे हैं, तो इसको आप शॉर्टकट टेक्निक से याद रख सकते हैं भविष्य के लिए, कि अगर इस स्टेटमेंट को याद कर लें कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, पीछे छोड़ के वो हम पोएचे बोल लिया, अब पोएचे छोड़ गई, तो इसके अंदर पूरे के पूरे जो डिजीज हैं ये आपके पास वायरस यानी कि विषाणु जनित रोगों के अंदर काउंट हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित कौन सा रोग विषाणु जनित है, ठीक है, अगर बहुत एग्जामिनर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ वायरल डिजीज या वायरल बॉर्न डिजीज, तो आपको क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को माइंड में रखना है कि रेखा हमें हिट करके पीछे पोएचे छोड़ गई। अब उसके मुताबिक वर्ड्स को काउंट करें, तो आप मन ही मन देखेंगे जो वर्ड्स जिसमें पूछा गया है, मान के चले आपको इन्फ्लुएंजा पूछ लिया, तो इन्फ्लुएंजा में आपको समझ में आ गया इन्फ्लुएंजा छोड़ गई, गई मतलब आपको अ से गई का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है ये कौन सी हो गई, इज अ वायरल डिजीज हो गया। तो ऐसे शब्दों को आप चयन करके यूज कर सकते हैं। तो यहां आज हमने इस पैटर्न को समझा, एक शॉर्टकट टेक्निक को बताया आपको। अब हम कुछ ऐसी बीमारियों को सिलेक्ट करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जामिनर थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन निकालता है। अब जिसमें एग्जामिनर थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन निकालेगा, अब हम उसको बीमारी को डिस्कस करेंगे, तो जरा ध्यान से चीजों को समझिएगा, राइट।
तो अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज के बारे में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्निक आई होप कि आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिजीज की जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज वायरल डिजीज में विषाणु जनित रोग। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे। वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज में जैसे एग्जांपल के लिए डेंगू, चिकनगुनिया, जीका डिजीज, अब ये जो बीमारियां हैं, राइट, और एक येलो फीवर, आप इसको देखें। ये चारों बीमारी जो है ये विषाणु जनित है, लेकिन इन चारों बीमारियों का जो वाहक होगा, दैट इज वाहक, जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं, इस एडिस इजिप्टाई। ये मच्छर का नाम है, एडिस इजिप्टाई मच्छर यानी मॉस्किटो। सो ध्यान दीजिएगा, ये चारों बीमारियों का जो वाहक होगा वो एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो। एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस डिस्कशन, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कौन सा इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, तो आपकी बीमारी इंसेक्ट बॉर्न में भी जाएंगी। तो ध्यान से देना, क्योंकि ये सब लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों को। क्यों? अगर उनका आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको एग्जामिनर इस टॉपिक में बहुत खेलता है आपके साथ। वो ऐसे से क्वेश्चन निकाल लेता है कि आपको पढ़ा हुआ भी लगता है कि अनपढ़ा हो गया आपके लिए, आपको समझ नहीं आता। अगर आपने ढंग से वीडियो से लेक्चर को देखा है, समझा है कंसेप्ट को, तो आप इस टॉपिक में कभी मार नहीं खाएंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि चीजों को अच्छे से समझना बहुत पड़ेगा, क्योंकि बार बार कहते हैं कि मेहनत करना, मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्मार्टली चीजों को डिस्कस करते हैं, माइंड में डालते हैं, को रिलेट करते हैं चीजों के साथ, तो फिर उसके बाद कुछ चीजें भूलती नहीं है, ठीक। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये चारों डिजीज जो है ये आपके पास इंसेक्ट बॉर्न में भी आती हैं, क्योंकि एडिस मच्छर एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, तो ये इंसेक्ट बॉर्न में भी जाएगा आपके पास, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास वायरल डिजीज में भी काउंट हो रहा है। ये दोनों ही कैटेगरीज का रोग है। अब आप देखो, जो डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये दोनों जो बीमारियां होती हैं, ये दोनों को हम ब्रेक बोन फीवर के साथ जोड़ देते हैं। इट्स कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा गया है, हड्डी तोड़ बुखार। क्योंकि इस बीमारी में जो हड्डी है उसमें बहुत सीवियर पेन होता है, यानी कि आपका जो पूरे बॉडी एक शुरू हो जाता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरी बॉडी में दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, विच वन इज नोन एज अ ब्रेक बोन फीवर। तो अगर आपको दे रखा है डेंगू दे रखा है या चिकनगुनिया दे रखा है, तो बहुत आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक बोन फीवर। इसके अंदर जो डेंगू है, इसका जो इसका जो पैथोजन होता है, वायरस है, इस कॉल्ड अर्बो वायरस। तो इसके पैथोजन को हम अर्बो वायरस के नाम से जानते हैं, अर्बो विषाणु। एक्चुअली दिस अर्बो विषाणु इज प्रेजेंट इन द एडिस मॉस्किटो। तो एडिस मॉस्किटो इज जस्ट लाइक अ व्हीकल, एक गाड़ी होती है, उसके ऊपर ये पैसेंजर यानी अर्बो वायरस अटैच हो गया, और अर्बो वायरस को कैरी करके अगर एडिस मच्छर मूव करता है, और अगर वो किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट कर लेता है, देन इट पास ऑन और इंजेक्ट द अर्बो वायरस टू द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन। तो उसके बाद उस व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा और उसको बीमारी हो जाएगी डेंगू की। तो यहां पर यह देखना है कि ये किस प्रकार के पैथोजन कैरी कर रहा है। अगर इसने कैरी किया चिकनगुनिया के वायरस को, तो चिकनगुनिया का जो वायरस है उसको चिकनगुनिया वायरस ही कहते हैं। तो चिकनगुनिया वायरस, तो अगर इस पर चिकनगुनिया वायरस है तो ये चिकनगुनिया को कैरी ऑन करेगा और चिकनगुनिया को ही फैलाएगा। यानी दोनों वायरस अलग अलग है, लेकिन आपका जो वाहक है वो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना। इसके बाद जो ये बीमारी हो जाती है, इसमें व्यक्ति के जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो डिक्रीज कर जाएगी। तो रक्त के प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सो ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीज, तो इसमें ब्लड प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स कम होने का मतलब है, आप सब जानते हैं प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, हमने डिस्कस किया था इस प्रक्रिया को।
तो अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली डाउनफॉल हो गया, ठीक है, मिनिमम जो आपको जानते हैं जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख मिलियन अप्रॉक्स होना चाहिए, 1.5 मिलियन होना चाहिए, 1.5 बिलियन एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर मिनिमम काउंट रेंज है। बट इफ इट फॉल्स एट कम्स टू 10,000, 20,000, 30,000, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, यानी उसको ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि आपसे जानते हैं जो ब्लड की हमारी रिक्वायरमेंट आती है, जो रिक्वेस्ट आती है, या तो होल ब्लड की आती है या कंपोनेंट ब्लड बोला जाता है। यदि होल ब्लड भी दिया जाता है तो पूरा बॉडी का ब्लड दिया जाता है व्यक्ति को, लेकिन अगर रिक्वेस्ट आती है फॉर कंपोनेंट ब्लड, और वो कौन सा कंपोनेंट मांग रही है, वहां पर डॉक्टर को कौन सी रिक्वायरमेंट है, जब प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स कंपोनेंट दिया जाएगा, अगर उसको डब्ल्यूबीसी या आरबीसी चाहिए तो उनको वही दिया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। तो एफ्रेसिस टेक्निक के द्वारा जो व्यक्ति होता है, यानी जो डोनर होता है, उसके ब्लड में से प्लेटलेट्स को निकाला जाता है, और निकाल करके जो डोनर जो रिसेप्टर होता है जिसको देना है आपने, उसकी बॉडी में उसको डाला जाता है ब्लड को। तो एफ्रेसिस टेक्निक का इसमें हम यूज करते हैं। तो यहां पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि वाहक, यानी कि ये जो इस बीमारियों में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, और इसके कारण व्यक्ति को हीमोलाइटिक डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हीमोलाइटिक डेंगू होने का मतलब उसको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग यानी बॉडी के अंदर खून आना शुरू हो जाएगा, उसको वॉमिटिंग भी आ सकता है ब्लड से जुड़ी हुई। तो इसलिए अगर आपने इलाज नहीं कराया तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कभी भी डेंगू अगर हो जाए तो सीवियर केसेस के अंदर उसको इमीडिएट तत्काल डॉक्टर से के पास रखना चाहिए, एडमिट किया जाना चाहिए, उसका टेक्निक से उसका इलाज शुरू होना चाहिए, अदरवाइज उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहां पर हमने ये कंसेप्ट को समझा। देन इसके बाद जीका डिजीज जो है ये जीका वायरस के द्वारा होती है, और जो जीका वायरस है इसका भी कैरियर जो होता है वो एडिस मच्छर ही होगा। और जीका वायरस इज अ काइंड ऑफ द इट कॉज अ फीवर, यानी कि व्यक्ति या जो भी जिसको बीमारी हुई है उसको फीवर हो जाता है, ठीक है, रिलैप्स, उसका फीवर जो है काफी ज्यादा रहता है। और उसके बाद जनरली अगर ये बीमारी किसी महिला को हुई है, हु इज प्रेग्नेंट, नाउ व्हाट हैपेंड, उसके जो बेबी है उसके ब्रेन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा जीका का, और उसके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, ब्रेन का विकास जो है वो प्रभावित होगा। तो ये रोग हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान महिला को ज्यादा दिक्कत करे। देन इसके बाद येलो फीवर जो है ये जो येलो फीवर वायरस होता है उसके द्वारा होगा। तो येलो फीवर वायरस ये एक प्रकार का वायरस है जो कि व्यक्ति की बॉडी पूरी येलो हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि येलो आप समझेंगे जो जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस है उसके अंदर भी बॉडी येलो हो जाती है। लेकिन वो जो जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस जो है वो किसी मच्छर के काटने से नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, येलो फीवर वायरस जो है, ये येलो फीवर जो डिजीज है ये एडिस मच्छर काटने से है। लेकिन जो अगर बात करें हेपेटाइटिस या जॉन्डिस की, वो किसी मच्छर काटने से नहीं होता, ठीक है, होता तो वो भी वायरस के द्वारा ही है, लेकिन मच्छर काटने से नहीं है, वो गंदा पानी पी लेने से होने वाला इन्फेक्शन है हमें। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस किया एक नटशेल में। इसके बाद कुछ और डिजीज की बात करें। नेक्स्ट इज एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है इसको चमकी बुखार भी कहा जाता है। बिहार साइड पे चमकी बुखार के नाम से काफी आपने सुना भी होगा, बहुत प्रचलन है इसका, कॉमन वर्ड है ये चमकी बुखार। और एंसेफ्लाइटिस के अंदर ये एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ अ एंडेमिक डिजीज। इसको हम एंडेमिक के अंदर डालते हैं, और आपको बताया था डिफरेंस एंडेमिक कौन सा होती है। तो एंडेमिक डिजीज के अंदर डालते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंडेमिक है, तो अगर उसमें एंसेफ्लाइटिस है तो क्यों? क्योंकि ये पूरे इंडिया के अंदर इसका रोग डायरेक्टली नहीं मिलता, ये कुछ विशेष एरियाज होते हैं, जैसे जो ईस्टर्न जो गोरखपुर यूपी का प्रदेश है, गोरखपुर एरिया, उस साइड के आसपास जो क्षेत्र है उसमें बीमारी मिलेगी, या बिहार के कुछ क्षेत्र है जहां पर ये बीमारी बड़ी कॉमन होती है। तो ये बीमारी ऑल ओवर इंडिया ये अंदर नहीं पाई जाती, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलती है। तो इससे ध्यान दीजिएगा। एंसेफ्लाइटिस को हम जापानी बुखार भी कहते हैं। इसको जापानी बुखार का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस। तो उसको हम नॉर्मल शब्दों में जैपनीज एंसेफ्लाइटिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसका जो कारक है वो जेईवी वायरस, इट इज कॉज्ड बाय जेईवी वायरस के द्वारा है, जिसको हम जैपनीज एंसेफ्लाइटिस वायरस के नाम से जानते हैं, राइट। जैपनीज एंसेफ्लाइटिस वायरस के नाम से जानते हैं। और इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो वाहक है वो क्यूलेक्स मच्छर है,
तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, बच्चों में खासकर पाई जाती है, और इसमें बच्चों को जो मस्तिष्क पे इसका बहुत असर पड़ता है, और इसका जो बच्चों का जो मस्तिष्क होता है उसका जो एरिया है ऊपर लेयर्स का, जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और बच्चा बहुत, उसके सर पे बुखार चढ़ा रहता है, तो बच्चा और उसके कारण उसकी बहुत बार मृत्यु भी हो जाती है। तो काफ़ी ड्रेडफुल डिजीज काउंट होती है चमकी बुखार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन डायरेक्ट दिया था चमकी बुखार या इंसेफेलाइटिस कौन सा रोग है, तो विषाणु जनित रोग का, विषाणु का नाम है तो जेईवी वायरस हो गया, या ये कहाँ पे मिलता है तो एंडेमिक कंसेप्ट है ये इसका, राइट। तो या इसका मच्छर या वाहक कौन है तो क्यूलेक्स मच्छर। तो ये 2-4 पॉइंट इसमें बहुत कॉमन है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट जो डिजीज रहेगा हमारा वायरस के अंदर ही नेक्स्ट वायरस में पोलियो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। जो पोलियो बीमारी होती है, इट इज कॉज्ड बाय एंट्रोवायरस। ये एंट्रोवायरस के द्वारा होने वाला रोग है पोलियो का। और पोलियो बीमारी में इसका जो संचारण है अनहाइजेनिक एनवायरमेंटल कंडीशन या ओवर क्राउडिंग भी हो सकता है, जो बहुत भीड़ भड़का, लाइक इन स्कूल्स, बसेस। तो दैट मीन्स जहां पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है और बच्चे के अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, अगर वो बच्चा प्रभावित है तो ओवर क्राउडिंग होने से वो बीमारी अपने नेक्स्ट किसी और व्यक्ति को भी पास ऑन कर सकता है। और इसका जो मेन जो है कंसेप्ट, इसमें ओरल रूट, यानी कि ओरल रूट के द्वारा ये बीमारी पहुंचती है, यानी कि भोजन या पानी के द्वारा। तो दैट मीन्स अगर अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं तो पानी या भोजन अगर अनहाइजेनिक है, उसमें अगर वायरस की प्रेजेंस है और ऐसा फूड अगर बच्चा कंज्यूम कर ले तो बीमारी बच्चे तक पहुंचेगी। और उसके बाद बच्चा, ऐसा प्रभावित बच्चा अगर ओवर क्राउडिंग एरिया में जाता है जहां पर भीड़ भड़का या स्कूल या जैसे बसेस वगैरह में, तो वो अपनी बीमारी को दूसरे को भी पास ऑन कर सकता है। और इस बीमारी में जो है पहले फीवर वगैरह आता है, और फीवर के साथ साथ जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल यानी कि उसकी जो कंकाल पेशियां हैं, यानी कि जो मांसपेशी उसकी जो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो वीकेंड हो जाती, कमजोर हो जाती हैं, और जो न्यूरॉन्स हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, और जिसके बाद उसको पैरालिटिक इफेक्ट जैसा कंसेप्ट भी देखने को देख सकते हैं। तो इसमें जो हाथ पैर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, यानी स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स बिकम्स वीकेंड हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, एंड समटाइम्स रिजल्ट्स इनटू पैरालिसिस, तो कई बार पैरालिसिस जैसा कंसेप्ट भी देखने को मिल सकता है, यानी लकवा जैसी स्थिति आ सकती है। तो आपने देखो जिन लोगों को पोलियो हो जाता है तो उनके हाथ में बहुत पतले से रह जाते हैं, उनकी मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, ये आपने प्राय देखा होगा। ठीक है, तो ये भी आपने देखना। इसके साथ जो प्रभावित अंग है, यानी जो लिम्स मसल्स हैं, लिम्स का मतलब फोर एंड हिंड लिम्स, फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, जिसको हम अग्रपाद या पश्चपाद कहते हैं, तो ये प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका, ये भी प्रभावित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर बॉडी का जो पार्ट्स है वो उसमें पैरालिसिस जैसा सिस्टम भी दिखाई दे सकता है।
इसके बाद इसमें जो एज ग्रुप है जो प्रभावित होता है, एज ग्रुप जो प्रभावित होने के चांसेस हैं ज्यादा, इन्फेक्टेड एज ग्रुप, वो 0 to 5 ईयर्स, तो 0 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस ग्रुप से ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं। 0 to 5 ईयर्स का जो है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इस एज के, दे हैव अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और जिसके कारण उनको पोलियो जैसे बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट को ध्यान देना है कि 0 to 5 ईयर्स जो एज ग्रुप है, और यही रीजन है आपने देखा होगा जो बच्चे हैं उनको आप पोलियो की दवाई देते हैं, राइट। और आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, अब बहुत बार टीवी में ऐड आता है, अमिताभ जी बहुत बार पिलाते हैं, तो 2 बूंद जिंदगी के कह के जैसे ना, तो वो बेसिकली इज अ काइंड ऑफ बूस्टर डोज, वो बूस्टर डोज है और 5 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि पोलियो की अगर हम इसको अप्रूव करना चाहते हैं, पूरा खत्म करना चाहते हैं पोलियो को अपने देश से, तो ये प्लान सजेस्ट किया गया है, जिसके अंदर जब संडे का जब भी होता है, आपने देखो कैंप लगते हैं बहुत बार, तो जिसमें 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये बूस्टर डोज के रूप में 2 बूंद पिलाई जाती है, और दिस इज कॉल्ड ओपीवी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि पोलियो की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी प्रिवेंशन, पोलियो की प्रिवेंशन के लिए, पोलियो प्रिवेंशन के लिए ओपीवी दिया जाता है, इज कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन का मतलब ओरल मीन्स माउथ से, जो माउथ से जो दवाई पिलाई जाती है उसको हम कहते हैं ओपीवी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन इज अ इम्पॉर्टेंट जो पोलियो की प्रिवेंशन के लिए देने वाला रोग है, जो मेडिसिन है, और इसके लिए जो आपने सुना 2 बूंद जिंदगी वाला, वही चीज है ये। और इसकी खोज के लिए सेबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबिन एटाल। तो हम इसकी खोज, अगर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पोलियो की जो मेडिसिन है रोकथाम के लिए ओपीवी, वो किसने खोज की, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द सेबिन एटाल नाम के व्यक्ति ने इसका आइडिया दिया था। सेबिन नाम का व्यक्ति है, उसने इसका बीमारी का यानी कि मेडिसिन का आइडिया दिया था, उसी के नाम पर हम उसको सेबिन के नाम से ओपीवी को जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके अलावा जो पोलियो की दवाई है, पोलियो की दवाई एक और जो प्रिवेंशन के लिए हम देते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी खोज के लिए हम जॉन साल्क, इसकी खोज के लिए हम जॉन साल्क नाम के व्यक्ति को जानते हैं, और इसीलिए इसके लिए हम साल्क दवाएं, साल्क दवा या साल्क मेडिसिन्स के नाम से जाना जाता है इसको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि साल्क दवाएं किस बीमारी में दी जाती है। तो साल्क दवाएं जो है वो पोलियो में दी जाती हैं, और इसकी खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने इसकी खोज की है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीजों को, जो पोलियो से जुड़ी चीजों को समझा, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आपको मिलेंगे आए हुए, तो इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पोलियो को डिस्कस किया। अब पोलियो के बाद जो नेक्स्ट डिजीज है उसको हम बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट डिजीज जो रहेगी हमारी, is AIDS. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome, right? So acquired immunodeficiency syndrome again is a very important disease for examination point of view. इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। HIV, और देखिए इस बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट है, यानी जो इसका कॉज करने वाला है, कॉजेटिव पैथोजन, जिसको हम रोगाणु भी कहते हैं, इस HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम HIV के नाम से जानते हैं, तो ये जो है वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एड्स का रोग किसके द्वारा होता है, तो अगेन वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, और कौन से विषाणु के द्वारा, तो डेट इज HIV वायरस के द्वारा होगा। अब इसमें जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा कि HIV जो वायरस होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस है, और रेट्रोवायरस आपको बताया कौन से होते हैं, विच हैव RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल। तो जिनके पास RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल होगा उनको हम रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं, तो दे आर कॉल्ड रेट्रोवायरस। और ये जो रेट्रोवायरस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेगा इसके अंदर, राइट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एड्स जो है ये किस पे प्रभाव डालती है, तो इन्फेक्टेड पार्ट या प्रभावित भाग कौन सा होगा इसका, ये प्रभावित करती है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि ये किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करेगा, तो ये इन्फेक्ट करेगा हमारा इम्यून सिस्टम को। यानी इफ अ पर्सन गेट्स इन्फेक्शन फ्रॉम बाय दिस वायरस, नाउ व्हाट हैपन, उसका जो होल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्रभावित होगा, वो इन्फेक्टेड होगा, और अगर कंट्रोल ना किया जाए या ट्रीटमेंट ना हो तो लेटर ऑन वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और ऐसा होने पर, क्योंकि आप सब जानते हैं हम रोगों से मुक्त क्यों रहते हैं, रोगों से मुक्त इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सबका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखो, जिस देश का डिफेंस मजबूत ना हो तो कोई भी इन्वेडर आकर उस देश के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद बहुत ज्यादा वहां पे लोगों को नुकसान करेगा। जैसे भी आप यूक्रेन में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहां पर कितना फाइट चल रहा है, टफ फाइट चल रहा है, और यानी कि उस देश का अपना डिफेंस मैकेनिज्म इतना मजबूत नहीं था, तो रशिया ने आके पूरा विध्वंस कर दिया उसके अंदर आकर। इसलिए यही चीज यहाँ पर हमारी बॉडी में होती है। यानी अगर हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, और स्ट्रांग क्यों नहीं है, क्योंकि HIV वायरस होता है, अगर ये बॉडी में घुस गया है तो ये इसका पहला ही काम क्या है, ये शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, उन पे इफेक्ट करेगा। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, और जब एक बार इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया तो उसके बाद जितने मर्जी आपके छोटे मोटे बॉडी में वायरस हैं या बैक्टीरियाज हैं वो बॉडी में एंटर करते रहेंगे और उसका बॉडी को पूरी तरह से नुकसान कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीजें समझने वाली आपके लिए बहुत हैं। इसके साथ हमने यहाँ पे देखिए जो HIV है, इससे जुड़ा हुआ एक और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो क्या रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि हम कहते हैं कि HIV जो पर्सन है, वी कैन ट्रीट HIV पर्सन बट वी हैव नो मेडिसिन फॉर द एड्स पर्सन। यानी HIV जो ग्रसित व्यक्ति है इसका आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन एड्स का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ यू सी, यहाँ पर दो चीज हमें बोली है, एक HIV पॉजिटिव पर्सन और एक होता है एड्स पॉजिटिव। अब दो अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ पर। यानी अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब है आप सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो जस्ट इनहेंस द लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल, बट देयर इज नो परमानेंट क्योर। यानी अभी तक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जो कि HIV या एड्स से रोगी को पूरी तरह स्वस्थ कर दे। आप सिर्फ और सिर्फ उसका लाइफ को थोड़ा सा इनहेंस करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर एड्स का किसी को हो गया तो उसको आप उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी पॉसिबल नहीं है, तो HIV स्टेट के लिए। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में फर्क ये होता है कि व्हेन अ पर्सन गॉट सम इन्फेक्शन, नॉर्मली आप देखो जब अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया या वायरस का, तो उससे कुछ इंक्यूबेशन पीरियड का समय लगता है, यानी बैक्टीरिया वायरस को आपको बिल्डअप करने का, तैयार करने का, और उसके बाद वी हैव अ सिम्टम्स। उसके बाद व्यक्ति में सिम्टम्स यानी लक्षण आ जाते हैं उस रोग के, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसको प्रभाव हो गया। लेकिन ये जो वायरस होता है HIV का, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट वायरस। ये बॉडी में अगर ये प्रवेश कर जाए, यानी इफ अ पर्सन गॉट सम इन्फेक्शन, अगर उसको कोई इन्फेक्शन मिल गया, और वी नो दैट वी हैव अ लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन के जो सोर्सेज हैं अलग अलग हैं, ठीक है। आपको मालूम है अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है इससे भी ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा जो मल्टीपल जो रेजर्स यूज करते हैं, यानी कि आप बार्बर शॉप पे जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, वो एक ही रेजर से 10 लोगों को शेविंग कर रहा है, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो डेफिनेटली दे पास ऑन द डिजीज टू द नेक्स्ट पर्सन, तो दूसरे व्यक्ति को भी रोग हो जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी को अगर देखा होगा जैसे ड्रग एडिक्शन वाले लोग हैं,
तो ड्रग एडिक्शन वाले लोग हैं तो वो एक ही नीडल से आपस में मल्टीपल सिरिंज लगाते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपको बीमारी पास ऑन होगी। या अगर कोई मदर है, मदर इस रोग से ग्रसित है, तो मदर कैन पास ऑन द डिजीज टू द यंग वंस, यानी अपने बेबी को इस रोग को पास ऑन कर सकती है। तो आप सोचने की बात है, बहुत बार लोग सोचते हैं कि मदर से बेबी को बीमारी आ गई तो जेनेटिक्स है। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था इसका। इट इज नॉट अ जेनेटिक वन, क्योंकि जेनेटिक डिजीज इज ओनली दैट डिजीज इन विच द क्रोमोसोम्स और जीन्स आर इन्वॉल्व, यानी कि जिसके अंदर क्रोमोसोम में जीन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं सिर्फ वही जेनेटिक डिजीज काउंट होती है। लेकिन जिसके अंदर ये चीजें इन्वॉल्व नहीं होती हैं वो जेनेटिक डिजीज नहीं है। अब यहाँ पर जो बीमारी पास हुई है मदर से बच्चे के अंदर, वो बाय द मीन्स ऑफ द ब्लड, तो ब्लड के द्वारा पास हुई है, तो उसको हम ब्लड बॉन्ड के साथ डाल देते हैं। ये हमने पहले भी टॉपिक आपको डिस्कस किया था। इसके साथ आप ये देखें कि ये जो बीमारी है, इसका बीमारी का जो है ये अलग अलग सोर्सेज जो हमने इसमें आपको डिस्कस किए, लेकिन जब ये बॉडी में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो प्रवेश कर जाता है तो एकदम से अपने लक्षण या सिम्टम्स नहीं दिखाता। बॉडी में आने के बाद तकरीबन 2 से 3 वर्ष तक भी ये जो वायरस है ये इंक्यूबेशन के अंदर रहता है। इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप इटसेल्फ टू गेट द स्ट्रेंथ, ठीक है। और इन द मीन टाइम दैट पीरियड इज कॉल्ड विंडो पीरियड, यानी 2 से 3 साल का जो समय है वो एक विंडो पीरियड है। और अगर आप उसकी दौरान व्यक्ति अपने ब्लड की जांच करवा ले और उस दौरान अगर इसका जो वायरस है बॉडी में डिटेक्ट हो जाए, ब्लड में डिटेक्ट हो जाए, तो दैट पर्सन इज नोन एज अ HIV पॉजिटिव पर्सन। उस व्यक्ति को हम HIV पॉजिटिव कहते हैं। और HIV पॉजिटिव पर्सन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उस दौरान आपको, क्योंकि वायरस तो इतना बिल्डअप नहीं हो रहा, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तक मेडिसिन ऐसे प्रॉपर नहीं है जो कि उसको पूरी तरह से ठीक कर दे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो HIV पॉजिटिव जो है उस अवस्था तक है जब तक वो वायरस बॉडी में प्रवेश तो कर गया है, लेकिन अभी तक उससे अपने लक्षण नहीं दिखाए हैं, सिम्टम्स नहीं दिखाए हैं। बट लेटर ऑन जो वो सिम्टम दिखा देगा, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में सिम्टम्स आ जाते हैं तो उस दौरान हम उसको कहते हैं एड्स पॉजिटिव। और सिम्टम्स का मतलब हो गया जैसे बोलने में हकलाहट होना, ठीक है, या उसके बाद मतलब विदाउट एनी कॉज बॉडी वेट लॉस हो जाना, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें उसको मुंह के अंदर घाव हो जाए जो भरने में समय ले, यानी ओरल वुंड्स हो जाए उसको जो समय ले रहे हैं, ठीक है। जो स्मृति ह्रास है, यानी उसको याददाश्त कमजोर हो जाना व्यक्ति की, और इसके साथ साथ उसको लगातार थका महसूस करना, कमजोर महसूस करना, और लेटर ऑन उसको बीमार रहना, यानी उसको अभी खांसी जुकाम हो गया, कल को उसको फीवर हो जाएगा, चौथे दिन कुछ और हो, यानी अब वो व्यक्ति लगातार बीमार है। अगर ऐसे लक्षण किसी के अंदर आ गए हैं तो इसका मतलब व्यक्ति को अब जो है एड्स कंसेप्ट में चला गया है, एड्स के स्टेज पे चला गया है, और अब उसका इलाज संभव नहीं है, यानी कि उसे ट्रीटमेंट भी आप प्रॉपर नहीं करा सकते। तो यहाँ पे ये 2 चीजें समझिए आपने। अब क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसके अंदर हम किस टेस्ट के द्वारा इस रोग की जांच करा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, किस टेस्ट के द्वारा हम इसकी जांच करा सकते हैं। तो इसकी टेस्ट की बात करें तो इसमें डायग्नोस के लिए यानी जांच के लिए हम एलाइसा का यूज करते हैं। एलाइसा इज अ वेरी कॉमन टेस्ट, ठीक है। एलाइसा अगर बहुत बार एग्जाम में आया, एलाइसा किस रोग की जांच के लिए होता है, तो एलाइसा जो है ये HIV या एड्स के लिए। एलाइसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म है एलाइजा का। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के नाम से जानते हैं। और ये जो टेस्ट होता है एक प्रकार ब्लड का टेस्ट है ये, ठीक है। और इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ये उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही इसका समझना है। अब आप देखिए ये जो एलाइसा जो टेस्ट है, आप इसके बिहाफ पर वी कैन नॉट से दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV और एड्स, कारण क्योंकि समटाइम्स ये जो टेस्ट है वो थोड़े से फेक रिजल्ट भी निकाल देता है, यानी कि प्रॉपर, क्योंकि ये जो टेस्ट है इज वेरी कॉमन फॉर द हार्मोन्स, हम उसको हार्मोन्स में भी यूज करते हैं, तो कई बार इसके जो रिजल्ट जो प्रॉपर नहीं आते हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टेस्ट वी कैन नॉट से दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, क्योंकि अगर किसी का आ भी जाए, क्योंकि आप जानते हैं HIV या एड्स, ठीक है, एक ऐसा रोग है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी अब ऐसी बन चुकी है, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चले कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द HIV और एड्स से वो सफर कर रहे हैं, या उसका ये रिजल्ट पॉजिटिव आया है एलाइजा का, ठीक है, एलाइजा फॉर HIV उसका पॉजिटिव है, तो अब आप समझते हैं उसकी पर्सनल और सोशल लाइफ दोनों ही डैमेज हो जाती हैं।
और घर में या किसी व्यक्ति को पता चलता है तो उसको यही बेचारा वो सोचता है कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। तो कहने का मतलब आज भी हमारे देश के अंदर जो हम लोगों की साइकोलॉजी है वो बहुत ही गलत है, यानी कि और आप सब जानते हैं जरूरी नहीं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही रोग हुआ है, ये ब्लड के द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, ब्लड को किसी को गलत चढ़ा दिया तो भी हो जाएगा बीमारी, लेकिन हम लोगों की साइकोलॉजी जो है ऐसी बन चुकी है। तो इसलिए अगर किसी को ये टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तो उसको इमीडिएट रिजल्ट इस प्रकार से नहीं दिया जाता, उसके साथ कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी लगाए जाते हैं और अगर वो रिजल्ट भी पॉजिटिव आए तभी उसको रिपोर्ट डिस्क्लोज की जाती है। तो अगर हम बात करें कंफर्मेटरी टेस्ट की, तो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट में लाइक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीसीआर भी हम करवा सकते हैं। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेस्ट भी कॉमन है जो कि हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये टेस्ट भी आपके पॉजिटिव ही आ रहे हैं तो देन वी कैन डिस्क्लोज दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज, तो हम उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इसके अलावा एक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है वो है इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ART, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ART दवा किस बीमारी में दी जाती है। तो ART दवा की बात करें तो ART फॉर HIV या एड्स में देते हैं, HIV या एड्स में। तो ART स्टैंड्स फॉर एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी, वायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है हमने इसमें डिस्कस किए। HIV या एड्स से जुड़े हुए जो रोग हैं इसके अंदर हम इसको समझा, और ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट में से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप प्रीवियस टॉपिक्स में देखेंगे, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको BPSC या जो PCS लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे आए हुए क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इन चीजों को समझिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज पर, और नेक्स्ट डिजीज जो रहेगी हमारी है वो है रेबीज के ऊपर। तो नेक्स्ट डिजीज रेबीज पे बढ़ते हैं। वायरल डिजीज में जो वायरल डिजीज है इसमें नेक्स्ट जो रहेगी हमारी वो है रेबीज पे। ठीक है, जो रेबीज नाम का जो रोग है, रेबीज जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, इसको भी हाइड्रोफोबिया। ठीक है, यानी हिंदी में जल भित्ति रोग, जल भित्ति रोग। ठीक है, तो जल भित्ति रोग या रेबीज या हाइड्रोफोबिया की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका जो बीमारी का पैथोजन रहेगा वायरस है, और उसको रेब्डो वायरस के नाम से भी हम जानते हैं, रेब्डो वायरस। तो रेब्डो वायरस जो है ये इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि कॉज है, पैथोजन है। और ये जो वायरस होता है इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स लाइक एनिमल सैलिवा, यानी लाइक डॉग, कैट, मंकी, जैकाल, हॉर्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर ये जो वायरस है ये पनपता है, यानी रहता है एज अ नॉर्मल फॉर्म के रूप में। लेकिन ये जो वायरस है बीच बीच में संक्रमण हो जाता है, काफी संक्रमित हो जाते हैं इन लोगों में। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप आपने पेट रखते हैं, लाइक डॉग या कैट, कुछ भी आपने रखा हुआ है, तो क्या होता है कि हम उसको वैक्सीनेट करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेट कराना। बहुत बार आप सुना होगा कि हम कुत्ते को टीके लगवाते हैं, है ना, सुना होगा आप कभी। हम उसको वेट के पास यानी वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। खाली ये नहीं आप डॉग या कैट को रख लें अपने पास, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपने रखा है तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है, यानी अगर कुछ है तो उसको प्रॉपर आप उसको मेडिसिन भी दें। ठीक है, तो उसकी जो वॉर्म्स होते हैं उसकी भी मेडिसिन दें, क्योंकि डॉग या कैट के अंदर भी वॉर्म्स डेवलप होते हैं, यानी कृमि होते हैं, और उसके द्वारा वो रोग मानव में भी पहुंच सकता है।
इसीलिए अगर इनके अंदर वायरस हो गया है तो वायरस के लिए जुड़ा हुआ इसको टीका भी लगाया जाता है। तो ये आप थोड़ी चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब इनको वैक्सीन करवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो ये जो वायरस होता है उसके अंदर धीरे धीरे किल हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं लगवाते हैं, या आपने देखा जो स्ट्रेइंग डॉग्स होते हैं, सड़क पर कुत्ते घूमते हैं जो, उसको कोई टीका नहीं लगवाता, तो नॉर्मली ये जो वायरस है जब इसमें ज़्यादा संक्रमण हो जाता है तो ये वायरस जो है उनके बाद उनके वीकेंड ब्रेन में आ जाता है, और ब्रेन से फिर उनकी सैलिवा यानी लार में आ जाएगा। और ऐसा डॉग जब किसी को बाइट करेगा, ठीक है, बाइट करेगा, देन दे रिलीज द वायरस टू द हेल्दी ह्यूमन ब्लड, यानी उस व्यक्ति के ब्लड में ये वायरस को वो इंजेक्ट कर देगा। अब जब इंजेक्ट कर देगा तो व्हाट हैपन, इंजेक्ट करने के बाद उस व्यक्ति के ब्लड में तकरीबन 6 to 7 डेज ये वायरस रहता है, और देन उसके ब्लड सर्कुलेशन द्वारा मूव करते हुए उसको ब्रेन की ओर जाएगा, और ब्रेन की ओर जाने के बाद इट डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ द केस, उसके बाद व्यक्ति में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। समटाइम्स जो पर्सन है वो डॉगी की आवाज भी निकालना शुरू कर देगा, यानी उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, या वो मंकी की तरह बिहेवियर करना अगर उसे मंकी ने बाइट किया है तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे उसके बिहेवियर के अंदर। और इवन उतना चेंजेस आएंगे कि वो पानी भी नहीं पी सकेगा, पानी से भी डर लगेगा। सो दैट इज द रीजन हम जल भीति रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको फोटोफोबिया यानी कि लाइट से भी डर लगेगा, प्रकाश से भी डर लगेगा, यानी अगर कोई व्यक्ति इस लेवल में चला गया है अब उसका इलाज संभव नहीं है। सो वेन एवर अ पर्सन गॉट सम बाइट बाय दिस एनिमल, नाउ व्हाट हैपन, वी शुड टेक द वैक्सीन, उसको इमीडिएट टीका लगवाना चाहिए। तो आपने देखा होगा जो रेबीज का टीका जिसे हम कहते हैं रेबीज का टीका, तो रेबीज का टीका इमीडिएट लगवाना चाहिए, राइट। अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल आपसे दूर है तो आपको उसको एटलीस्ट जो घाव जहाँ पे बना है उसको कपड़े धोने वाले साबुन या एंटीसेप्टिक घर में कोई भी हो, उसको घाव को अच्छे से धोएं उससे और रगड़ के धोएं, और उसके बाद क्योंकि उसका सैलिवा से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास मूव कर सकते हैं आप। तो ये छोटे से प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति को फिर बचा नहीं सकते, और उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इज अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज, तो आपको इसको ध्यान से समझना है, चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके साथ आप एक और चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है इसके, तो रेबीज का टीका यानी इसमें जो पहले इसमें देख लीजिए प्रभावित अंग जो है infected part is brain और या नर्वस सिस्टम, तो मस्तिष्क या नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। और इस बीमारी का जो कैसे इसका जो ट्रीटमेंट है वो रेबीज वैक्सीन लेना पड़ेगा आपको। तो रेबीज का टीका इसमें लगेगा, और रेबीज वैक्सीन की जो खोज है ठीक है, तो जो आपको मालूम है जो फादर स्टरलाइजेशन है, ठीक है, तो उसने इसकी खोज की थी, राइट। तो आपको मालूम है लुइस पास्चर फादर ऑफ स्टरलाइजेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ स्टरलाइजेशन या जिसने इसकी खोज की थी मेडिसिन की यानी रेबीज के टीके की खोज, उसका नाम लुइस पास्चर है। तो उसकी खोज के लिए लुइस पास्चर का नाम आएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो मिल्क आप यूज करते हैं उस पर लिखा होता है, जो मिल्क आप यूज करते हैं, तो जो मिल्क आप यूज करते हैं उसमें देखा होगा उस पर लिखा होता है, उस पर लिखा होता है क्या, पेस्चराइज्ड मिल्क। तो पेस्चराइज्ड मिल्क उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि पास्चराइजेशन टेक्निक की खोज किसने की है, तो लुइस पास्चर ने की है। और इसका जो आइडिया है वो किसने दिया था, तो ये लुइस पास्चर का दिया है। या टीके की रेबीज के टीके खोज किसने की, तो लुइस पास्चर ने की है। तो ये कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेबीज को लिखा, रेबीज को समझा, और रेबीज के बाद एक और हम डिजीज की ओर बढ़ते हैं जो कि विषाणु जनित रोग है, और दैट इज कॉल्ड स्वाइन फ्लू। जो स्वाइन फ्लू है इट इज कॉज्ड बाय H1N1 वायरस।
H1N1 वायरस जो है ये स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव मतलब रोगाणु है ये। और जो स्वाइन फ्लू है आप सब जानते हैं इसमें हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर है विद आई एंड नसल डिस्चार्ज। तो इस बीमारी में बहुत तेज बुखार हो जाता है, आंखों और नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये स्वाइन फ्लू के लक्षण है। और विद इसकी जो पहचान है विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसकी जो पहचान है, अब सांस लेने में दिक्कत आती है। अब आपको कोविड में भी ऐसे हुआ था, क्योंकि कोविड भी वायरस का ही हुआ है, लक्षण है, उसके अंदर भी वायरस का ही कंसेप्ट है, लेकिन उसके अंदर आंख या नाक से पानी नहीं आता, उसमें कोल्ड की आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, फीवर बहुत ज्यादा हो गया था उसके अंदर, ठीक है। या अभी तो बीच में लंग्स का भी आपको देखा था, लंग्स में संक्रमण हो गया था, फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। स्वाइन फ्लू का जो रिजर्वायर है, इसका जो रिजर्वायर है इस वायरस का, रिजर्वायर का मतलब जिसमें ये अपने को सेफ रखता है, रिजर्वायर वो है पिग। तो जब कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल तो यह पिग की बॉडी में अपने को वायरस जो है वो सेफ रखता है, प्रिजर्व रखता है। और उसके बाद जब कंडीशंस आर फेवरेबल होती हैं तो ये पिग से, यानी कि जो व्यक्ति वैसे मटेरियल कंज्यूम करते हैं या अनहाइजीनिक वातावरण में रहते हैं, तो वहां से पिग से ये व्यक्ति तक मूव करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति को संक्रमण हो जाएगा। और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी प्रभावित होंगे, या इसका जो संचारण हम कहें तो इज अ एयरबॉर्न। तो स्वाइन फ्लू का जो संचारण है, ट्रांसमिशन है, इट इज एयरबॉर्न, यानी वायु जनित रोगों की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, तो ये वायु जनित रोगों की श्रेणी में रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू का संचारण। या कोई बार क्वेश्चन सिंपल दिया जाता है कि स्वाइन फ्लू किस प्रकार का ट्रांसफर होने वाला रोग है, तो ये एयरबॉर्न होता है, या इसके वायरस का नाम क्या है, वो H1N1 वायरस इसका स्ट्रेन होता है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलेगी। इसके बाद जो स्वाइन फ्लू है, इसका अगर हम देखें, इसका जो मेडिसिन की बात करें, इसकी अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के लिए हम टैमीफ्लू नाम की जो दवाएं हैं वो दे सकते हैं। तो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैमीफ्लू मेडिसिन किस बीमारी में दी जाती है। तो टैमीफ्लू जो मेडिसिन हैं वो इसी स्वाइन फ्लू के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्वाइन फ्लू के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार से अगर आप देखें एक और जो डिजीज की बात करें, लाइक द बर्ड फ्लू भी इसी कैटेगरी की ही बीमारी है। तो अगर हम बात बर्ड फ्लू की करें तो एक छोटा सा आइडिया इसमें ले लीजिए जो बर्ड फ्लू के अंदर काम का है आपका। बर्ड फ्लू जो है इट इज ऑल्सो नोन एज अ एवियन फ्लू, इसको हम एवियन फ्लू भी कहते हैं, और इसको ये एवियन वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, राइट। तो एवियन वायरस के द्वारा होगा। और ये जो इसमें जो व्यक्ति हैं जो कि पोल्ट्री फार्म से जुड़े होते हैं, तो वो इस रोग से ज्यादा कैरियर हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं। तो पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या जो लोग बर्ड्स को ज्यादा पालते हैं, लाइक पिजन को रखते हैं अपने पास, या ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भी इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा अगर किसी एरियाज के अंदर बर्ड्स मरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो और वहां पर देयर आर मोर चांसेस कि वहां पर जो बर्ड फ्लू शुरू हो चुका है। और ऐसे एरियाज में अगर आप रहते हैं या ऐसे एरियाज में आप जा रहे हैं तो वी शुड वियर सम मास्क पहनना चाहिए, वी शुड वियर सम ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस में रहना चाहिए। अदरवाइज ये बीमारी जो है आगे पास ऑन होती है। तो यानी यह भी एयरबॉर्न भी है, और प्लस ये हमारे ऐसा भोजन कंज्यूम करने से होने वाली है जो कि इन लोगों से जुड़े होते हैं। तो इन लोगों से जुड़े हुए जो होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म वाले काम करने वाले, या जो लोग इन जीवों से जुड़े रहते हैं, उनके अंदर बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के बारे में हमने इसमें इतना डिस्कस किया, और आई होप सो कि इतना आपको क्लियर हो गया।
और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने वायरल डिजीज के बारे में इंपॉर्टेंट जो थी हमने डिस्कस की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थी हमने डिस्कस की। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन को ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल दिव्य संकल्प IAS को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चीज़ों को समझें। क्योंकि ये जो प्रयास है हमारा आपके लिए, कि हमारा भी दिव्य संकल्प आपके साथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है आपको सिलेक्शन होंगे आपकी, आप एक ब्यूरोक्रेसी की ओर बढ़े, आप अच्छे PCS लेवल को ज्वाइन करें। तो यही एक हमारा प्रयास है, और इसी प्रयास को करते हुए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।